बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसमें हम मैकेनिक्स यानी अबाउट मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आज का हमारे इसके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। यानी मैकेनिक्स में हमने मोशन को डिस्कस किया था। तो हमने मोशन को डिस्कस किया था इस तरह से कुछ कि हमने कहा कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन व्हेन ए बॉडी change its position with respect to its surrounding, then we can say that body is in state of motion। कि अगर हमने कहा कि कोई बॉडी चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को, अपनी हालत को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के माहौल के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। फिर मोशन के बाद के फिर हमने कहा था कि हमारे पास बॉडी जब मोशन करती है तो हमने इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था, लेकिन हमने कहा था कि बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज होती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी बॉडी ऑल फेज एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है। लेकिन इस चैप्टर में हमारी जो तमाम जो कैलकुलेशन थी उनको हम या इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनको ड्राइव करने के लिए हमने कंसिडर किया था कि बॉडी ऑलवेज किसके साथ मूव कर रही होती है इस केस में, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस वक्त बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी इफ बॉडी परफॉर्म वन डायमेंशन और स्ट्रेट पाथ मोशन इन बोथ केस बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, यानी फॉर एग्जांपल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, या बॉडी जो है वो वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन बॉडी की मोशन उसी सूरत में हो सकती है कि जब बॉडी स्ट्रेट मोशन कर रही हो। तो इन स्ट्रेट मोशन या स्ट्रेट पाथ में बॉडी की मोशन या वन डायमेंशन केस में, इन दोनों केस में जब बॉडी मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे कि बॉडी किसके साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के बाद हमारे पास अब लास्ट 2 जन में क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बट नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी। ये हमें पता है कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो लेकिन हम कहें कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या ये प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल है। एक ये क्वेश्चन है कि बॉडी के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज कर रही हो, लेकिन वेलोसिटी के अंदर वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर हो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, एक यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो। इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या है, इसकी हम एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, कि हमारे पास ये जो तमाम ऑब्जेक्ट होते हैं जब हम उनको आज़ाद छोड़ देते हैं तो वो हमारे पास ऑलवेज जो है अर्थ ही की तरफ क्यों आते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इन 2 क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास, इन 2 क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए हमारे पास जो है टॉपिक जो है हमें डिस्कस करना होगा मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी हमने टॉपिक को डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आज को हमारा टॉपिक ही क्या है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम आज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखेंगे कि हमारे पास इन 2 क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे मिलते हैं। स्टूडेंट, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमारे पास मोशन का मतलब कि कोई बॉडी मोशन कर रही है यानी हरकत कर रही है, मोशन कर रही है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी यानी किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अब हमें मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी से यानी ग्रेविटी के थ्रू जो हमारे पास मोशन हो रही है उसको डिस्कस करना है, आज का टॉपिक है। लेकिन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी, कि एक्चुअली ग्रेविटी क्या होती है। फिर ग्रेविटी के अंडर हमने बॉडी की मोशन को डिस्कस करना है और इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। लेकिन सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट, ग्रेविटी को समझने से पहले आपने देखा होगा कि आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसको आप जब छोड़ देते हैं, आज़ाद छोड़ देते हैं, तो वो ऑलवेज अर्थ की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी वो फोर्स जो होती है, यानी अर्थ उस पर हर ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि तमाम ऑब्जेक्ट ज़मीन ही की तरफ, अर्थ की तरफ गिरते हैं। तो इसका वजह मतलब ये हुआ कि अर्थ तमाम ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, कुछ ना कुछ फोर्स ही लगाती होगी, तभी वो क्या है, अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट। तो हमें ग्रेविटी का क्या है, ग्रेविटी भी इसी तरह से हमारे पास एक फोर्स है। ग्रेविटी एक्चुअली हमारे पास एक फोर्स है जिसकी नेचर ऑलवेज हमारे पास क्या है,
अट्रैक्टिव नेचर है, यानी वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसमें रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ग्रेविटी क्या है कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अर्थ जो होती है, ये तमाम ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ टूवर्ड द सेंटर यानी सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अर्थ की ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, सिंपली जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, तमाम ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ फॉल करते हैं, तो ये हमारे पास किसकी वजह से करते हैं कि अर्थ जो है उन पे एक फोर्स लगाती है, और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ज़मीन की फोर्स, ज़मीन की कशिश की कुव्वत भी कहते हैं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसकी हमारे पास नेचर जो है वो, इसकी जो हमारे पास नेचर है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, यानी ये अट्रैक्टिव नेचर है, इसमें चीज़ों को अट्रैक्ट करने की एक सलाहियत है, यानी इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन का कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता। तो हमारे पास ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ तमाम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये जो फोर्स अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, इसको हम, यह फोर्स है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ तमाम ऑब्जेक्ट को तमाम साइड से अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरह से ये फोर्स जो, इस फोर्स, जिस फोर्स के साथ ये अर्थ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, डेट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी की डिफिनीशन क्या बनती है। तो स्टूडेंट हम अब देखते हैं कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमारे पास डिफिनीशन क्या बनती है। तो मोशन, द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है कि हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी की जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं। यानी अब क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी कौन सी है? जब तक हम फ्री फॉलिंग को नहीं समझेंगे तो स्टूडेंट उस वक्त तक हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिफिनीशन को समझ नहीं सकते। तो क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो फिर हम इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो स्टूडेंट हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है कि कहते हैं द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम हाइट टूवर्ड्स अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट, इट इज कॉल्ड फॉलिंग, फ्री फॉलिंग बॉडी। यानी कहते हैं कि द फॉलिंग ऑफ ए फ्री, यानी गिरना किसका, बॉडी का, फ्रॉम ए हाइट टूवर्ड अर्थ, यानी किसी हाइट से नीचे की तरफ गिरना किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी वजह से, ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से किसी भी हाइट से कि ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स अर्थ की तरफ फॉल करना, जो गिरना है, कहते हैं इसको कहते हैं, लेकिन फ्री फॉलिंग बॉडी। कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की इस तरह की मोशन को हम नाम देंगे कि बॉडी क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी मोशन करती है, लेकिन उसके पास विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि उस पर उस वक्त कोई दूसरी फोर्स एक्ट न कर रही हो, यानी सवाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा उस ऑब्जेक्ट पे जो सर्टन हाइट से नीचे की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा हो, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा उस पर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। यानी फॉर एग्जांपल दरमियान में एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें, तो उस वक्त हमारे पास ये जो बॉडीज़ होगी, इस बॉडी को हम क्या नाम देंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी का नाम देंगे। यानी अब फ्री फॉलिंग बॉडी का हमारे पास क्या कंसेप्ट हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्टन हाइट से हमने उसको नीचे की तरफ थ्रो किया, लेकिन उसके रास्ते में, यानी उस सर्टन पॉइंट से लेकर हमारे पास अर्थ की सरफेस के दरमियान हम एयर को निगलेक्ट कर दें, कोई रेजिस्टिव फोर्स वहाँ पे ना हो, उसकी मोशन को रेजिस्ट ना करे, और वो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही की वजह से नीचे की तरफ फॉल कर रहा हो, तो इस तरह से बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी को हम क्या नाम देंगे, उस बॉडी को जो मूव कर रही है उसको नाम देंगे कि बॉडी कौन सी बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, यानी आज़ाद मूव कर रही है, तो डेड बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग बॉडी। और ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ मूव करते हैं ऐसे, लेकिन उन पर कोई रेजिस्टिव फोर्स चेक ना करो, तो वो फ्री फॉलिंग बॉडी है, और इन फ्री फॉलिंग बॉडी की मोशन को हम नाम देते हैं मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो
अब फ्री फॉलिंग बॉडी कौन सी है? जो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ मूव करें, लेकिन वहां पे कोई दूसरी रेजिस्टिव फोर्स यानी कोई उन पे फोर्स एक्ट ना कर रही हो, दैट इज फ्री फॉलिंग बॉडी। और ये जो फ्री फॉलिंग बॉडी की मोशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस तरह फ्री फॉलिंग बॉडी की जो मोशन होती है उसको हम मोशन को नाम देते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मोशन है? मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन हो रही होती है ग्रेविटी की वजह से, और कोई दूसरी फोर्स इसमें एक्ट या रेजिस्ट नहीं कर रही, कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। दैट इज कॉल्ड मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट हमारे पास सिंपल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब यह है कि फ्री फॉलिंग बॉडी की जो मोशन होती है उसको हम मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी का नाम देते हैं। और ये फ्री फॉलिंग बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो सिर्फ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उस वक्त दरमियान में हम कोई दूसरी फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते, तमाम फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट, तमाम ऑब्जेक्ट जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर रही हो, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल बॉडी कहलाते हैं। और फ्री फॉल बॉडी की जो मोशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। तो इसी मोशन को हम, इनकी मोशन को हम नाम देते हैं मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी का नाम देते हैं। अब हमने पढ़ा यहाँ पे बॉडी मोशन कर रही है, किसकी वजह से? फोर्स लग रही है। तो हमने पता है कि एफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब हमने कहा था कि हमारे पास जब कभी फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी के अंदर ऑलवेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास मैकेनिक्स का बेसिक रूल्स है। जहाँ भी फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इन दिस केस स्पेशल टाइप फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड स्पेशल टाइप एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द बॉडी। इस केस में हमारे पास एक खास किस्म की एक स्पेसिफिक फोर्स एक्ट कर रही है, और इसी वजह से एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इस फोर्स को, जैसे हमने स्पेसिफिक फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया था, इसी तरह से हम बॉडी का जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होगा, इस एक्सेलरेशन को भी एक स्पेशल नाम देंगे। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्पेशल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी हमें पता है कि फोर्स जब बॉडी पे एक्ट करती है तो ऑलवेज बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और इसको हम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी से, स्मॉल जी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता था उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, जिसको फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का भी हम नाम देते हैं। यानी जब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो जाते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड द अर्थ मूव करते हैं, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यानी और इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं, और इसको हम वर्ड्स सिंपल एक्सेलरेशन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है ये मेरे पास क्या है? जी भी एक्सेलरेशन है, तो ये पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट आ जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हम 9.8 लिखते हैं। लेकिन 10th क्लास की यानी 9th क्लास की फिजिक्स में तमाम न्यूमेरिकल में हम अक्सर इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। तो अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से जो मोशन होती है, फ्री फॉलिंग बॉडी की जो मोशन होती है उनको हम नाम देते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो फ्री फॉलिंग बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, लेकिन जो हम अर्थ की सर्फेस से हम दूर दूर जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो फिर जी की वैल्यू वेरी भी हमारे पास करती है। वो एक अलग केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है। तो स्टूडेंट अगर मैं
फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक बॉल है और एक छोटा सा मेरे पास कागज़ का एक टुकड़ा है। उन दोनों को मैं गिराता हूँ, जब किसी हाइट से गिराता हूँ नीचे की तरफ, तो मैं देखता हूँ, आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्टूडेंट के जो बॉल है वो पहले अर्थ पे पहुँचेगी, और जब ये पेपर है, मेरे पास कागज़ का जो टुकड़ा है वो जो मैंने फाल किया वो आहिस्ता से, यानी बाल के बाद जो है वो काफ़ी देर के बाद ज़मीन पे पहुंचेगा। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप कहते हैं, आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा, ये जवाब होगा कि बाल इसलिए ज़मीन पे पहले पहुंचती है कि बाल पे ज़्यादा बारी है, यानी ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनी है, उसका वेट ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा फोर्स एक्ट करती है और वो नीचे की तरफ ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं साइंस की लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे कहूँगा कि ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं है? मैं कहता हूं कि इस पे, यहाँ पे ये जो तमाम रिस्पांसिबिलिटी है वो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से है। यानी जो मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है उस पे एयर की रेजिस्टेंस फोर्स, यानी उसकी एयर जो उसको नीचे आने से क्या कर रही है, रुकावट बन रही है उसके रास्ते पे, वो ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है एयर। इस वजह से जो कागज़ का टुकड़ा है वो लेट आता है, जबकि गेंद पे एयर की रेजिस्टिव फोर्स यानी मुज़ाहमत फोर्स जो है, उसकी फोर्स जो है वो कम लग रही है, जिस वजह से बाल जो है वो पहले अर्थ पे पहुंच जाता है। तो इसी बात को सबसे पहले गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया था। दिस वाज द गैलीलियो विच फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व दैट इन एब्सेंस ऑफ एयर, इफ हेवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, दे विल रीच ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एट सेम टाइम एंड सेम एक्सेलरेशन। गैलीलियो ने क्या कहा था? इसके कहने का मतलब यह था कि एक हमारे पास गैलीलियो के मुताबिक एक हेवी ऑब्जेक्ट हो, एक भारी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल एक पत्थर, एक लाइट ऑब्जेक्ट हो, यानी फॉर एग्जांपल एक कागज का टुकड़ा। तो वो कहते हैं गैलीलियो के मुताबिक इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, अगर आप इनको एयर ऐसी आप सपोजिशन कर लें, कोई ऐसा सेटअप कर लें, अरेंजमेंट कर लें कि जहाँ पे एयर बिल्कुल ना हो, तो इस हैवी ऑब्जेक्ट और वो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो के हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट को जब आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर इस अरेंजमेंट में आप फॉल करेंगे सर्टन हाइट से, दे विल रीच ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी वो अर्थ की सरफेस को पहुंचेंगे, दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, एक वक्त में पहुंचेंगे और एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ प्रोड्यूस होंगे। यानी एक वक्त में पहुंचेंगे तो उसका मतलब है कि यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगी ये दोनों बॉडी। जब किसको हम अपोज करें, निगलेक्ट करें, एयर रेजिस्टेंस को, दरमियान में से एयर को निकाल दें, तो ये बॉडी का तमाम हैवी ऑब्जेक्ट और भारी ऑब्जेक्ट और ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट, इनको अगर गिराया जाए, दरमियान में एयर ना हो, तो दोनों जो हैं एक ही वक्त में ज़मीन पे पहुंचेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास एक गैलीलियो साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उसने सबसे पहले हमारे पास ये जो है ऑब्जर्वेशन की। तो इसी को हमारे पास आज भी ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर एयर को हम रिमूव करें तो ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक ही वक्त में हमारे पास पहुंचेंगे और एक सेम इन बॉडी के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इसको एक एक्टिविटी की मदद से, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मजीद करते हैं। तो स्टूडेंट, हम इस गैलीलियो के इस गैलीलियो की स्टेटमेंट को हम एक एक्टिविटी की मदद से क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, या इसको हम ट्रू साबित करते हैं एक एक्टिविटी की मदद से। तो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कंसिडर टू जार ट्यूब, वन इज फिल्ड विद एयर एंड अदर इज एविक्यूटेड ट्यूब। यानी हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं हम कि हमारे पास ये दो आ जाती हैं, क्या? दो ट्यूब आ जाती हैं। डेट इज, ये हमारे पास दो ट्यूब आ जाती हैं। एक ट्यूब है हमारे पास, कंसिडर टू ट्यूब विच वन इज फिल्ड विद एयर एंड अदर इज एविक्यूटेड ट्यूब। कि एक हमारे पास जो है वो एयर के साथ, यानी एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये मेरे पास दो ट्यूब, वन ट्यूब और ये ट्यूब वन में, ट्यूब नंबर वन में मैंने एयर को फिल किया हुआ है, इसमें एयर जो है हवा को भरा हुआ है। दूसरी में मैंने इसी सोर्स से, यानी इस तरह के सोर्स से हवा को इसमें से बिल्कुल खारिज कर दिया। ये एविक्यूटेड ट्यूब है मेरे पास और ये एयर फिल्ड ट्यूब आ जाती है। एविक्यूटेड ट्यूब और एयर फिल्ड ट्यूब है। कहते हैं इन एयर फिल्ड ट्यूब वी ड्रॉप ए स्टोन एंड शीट ऑफ पेपर विद द सेम टाइम वी ऑब्जर्व स्टोन रीच बॉटम सरफेस फास्ट देन पेपर। कहते हैं कि एयर
फिल्ड ट्यूब में कहते हैं कि हम एक स्टोन को और एक पत्थर को ले लेते हैं, इन दोनों को, ये स्टोन और ये पत्थर जो है, इन स्टोन और पत्थर को हम इस एयर फिल्ड ट्यूब में एक ही वक्त में एक ही जगह से दोनों को ऊपर से नीचे की एयर फिल्ड ट्यूब में छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो हम कहते हैं कि शीट ऑफ पेपर और स्टोन को जब ड्रॉप करते हैं, वी ऑब्जर्व स्टोन रीच बॉटम सरफेस फास्ट देन पेपर, कि कहते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टोन का पत्थर है जो स्टोन है, ये बॉटम सरफेस वाले इस ट्यूब के नीचे हिस्से में पहले पहुंच जाता है, जबकि पेपर जो है वो बाद में पहुंचता है। यानी स्टोन रीच फास्ट देन द पेपर, मतलब कि स्टोन जो है वो बॉटम सरफेस पे पहले पहुंचता है, जबकि पेपर बाद में पहुंचता है। कहते हैं फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, कहते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या किया कि एवेक्यूटेड ट्यूब में हमने इसी एफ वी परफॉर्म स्टोन सेम एक्टिविटी इन एवेक्यूटेड ट्यूब, वी ऑब्जर्व स्टोन एंड पेपर हैव एग्जैक्टली सेम एसरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब कहते हैं कि इसी एवेक्यूटेड ट्यूब में जिसमें हमने एयर को खाली कर दिया, इसमें कोई एयर नहीं है, अब इस पे हमने जब स्टोन और पेपर को हमने सेम जगह से सेम टाइम में छोड़ा, तो कहते हैं कि ये दोनों बॉटम सरफेस पे एक ही वक्त में पहुंचे। इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर एक जैसा एसरेशन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ इस केस में स्टोन में एसरेशन कुछ और था, पेपर में कुछ और था, एयर के केस में। एवेक्यूटेड टेप के केस में स्टोन और पेपर जो है वो एक बॉटम सरफेस पे एक ही वक्त में एक ही एसरेशन के साथ पहुंचते हैं, बिकॉज के उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस ये हमारे पास यहाँ पे स्टोन पहले पहुंचा, यहाँ पे दोनों सेम पहुंचे। यहाँ पे वजह क्या है, रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, एयर की है। तो यानी इन दिस केस एयर इज रिस्पांसिबल इन एयर फिल्ड ट्यूब, एयर इज रिस्पांसिबल टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ ए पेपर, यानी पेपर की जो मोशन स्लो डाउन हुई उसको किसने किया, एयर ने किया। यहाँ पे दोनों सेम पहुंचे, किसकी वजह से पहुंचे कि एयर नहीं है। तो अब अगर हम कह सकते हैं, इससे साबित हुआ कि अगर एयर को नेग्लेक्ट किया जाए तो ए हैवी ऑब्जेक्ट एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विद सेम एसरेशन एंड सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों, एक हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचेंगे। अगर दरमियान में से एयर को निगलेक्ट किया जाए तो वो हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम एसरेशन के साथ करेंगे, और इनकी जो मोशन होगी इसको हम क्या नाम देंगे, फ्री फॉलिंग मोशन का नाम देंगे, या मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी का नाम देंगे। तो आज हमने स्टूडेंट देख लिया, तो स्टूडेंट हमने देखा आज कि हमारे पास अर्थ, फर्स्ट पॉइंट, अर्थ अट्रैक्ट एवरीबॉडी टू इट्स सेंटर विद ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट स्टेप कि द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी की जो मोशन है डेट इज कॉल्ड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड नेक्स्ट स्टेप, द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट कॉल्ड द फ्री फॉलिंग मोशन। के फ्री फॉलिंग मोशन क्या है कि ऐसी मोशन जब एयर को निगलेक्ट किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और बॉडी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करें, तो बॉडी की ऐसी बॉडी को हम फ्री फॉलिंग मोशन का या फ्री फॉलिंग बॉडी का नाम देते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। यानी फोर्स एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस इन ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन due to gravity, and simply it is represented by G. In absence of air resistance, if we drop a heavy and light object with certain height, they will reach at the surface of earth with same time and same acceleration। कि हम एक ऑब्जेक्ट, हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट को इन द एब्सेंस ऑफ एयर सर्टेन हाइट से फॉल करते हैं, तो वो एक ही वक्त में एक ही जैसे एक्सेलरेशन के साथ सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे अर्थ पे सरफेस पे क्या करेंगे, रीच करेंगे। एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड मैक्सिमम मोस्टली टाइम हम इस वैल्यू ऑफ जी को अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं कि हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से हिसाब से ले लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, होमवर्क आपका ये सिंपल कि हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी उनको यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ कहीं पे वो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास सिंपल, जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में ए जो है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, जी के केस में रिप्लेस हो जाएगा। बाकी यही इक्वेशन रहेगी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ
8t² था, तो हमारे पास इसमें s जो है वो h में रिप्लेस हो जाएगा और h जो है वो किस में, g में, बाकी इक्वेशन वही रहेगी। और इसी तरह से 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² था, तो यहाँ पे h जो है वो g में रिप्लेस हो जाएगा, h जो है वो किस में रिप्लेस, s जो है वो h में रिप्लेस हो जाएगा हाइट में। बाकी ये तमाम हमारे पास इक्वेशन उसी तरह से रहेंगी। इन इक्वेशन को यूज करते हुए आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, द स्टोन रीच वाटर इन 3 सेकंड, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम वाटर, वेलोसिटी फ्रॉम वाटर। और एक आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की, दूसरा आपने वेलोसिटी ऑफ स्टोन व्हेन इट हिट द वाटर, जब दूसरा ये कि जब पत्थर जाके वाटर की सरफेस को हिट करता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने। इन ही 3 इक्वेशन को फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में जो आप पहले ड्राइव करने, तो आपका होमवर्क है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनमें एस को h और g की जगह ए को एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस करके आपने लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी फ्री फॉलिंग के केस में, और इन इक्वेशन को सॉल्व करते यूज करते हुए आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।